बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ओवरऑल लेक्चर 6 है और कंपनीज का जो है वो लेक्चर 3 है। तो हमने कंपनीज के लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंपनी पढ़ लिया, ठीक है। कंपनी की टाइप्स पढ़ ली, एसईसीपी पढ़ लिया, फिर उसका शेयर कैपिटल पढ़ लिया, और फिर आपका प्रोस्पेक्टस जो है वो इश्यूएंस और उसकी रिक्वायरमेंट और ये चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है बारोइंग के हवाले से। आपने एक जब अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन। वो क्या होती है? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये एक इक्वेशन होती है। तो एसेट आपके पास बिल्ड अप होते हैं ना, तो उसके दो सोर्सेस हैं, एक कैपिटल है और एक लायबिलिटीज है। कैपिटल हमने पढ़ लिया पिछली क्लास के अंदर कि जब जो है शेयर होल्डर सब्सक्राइब करते हैं, वो कंपनी की शेयर परचेज करते हैं, तो कंपनी के पास एक फंड आता है और उस फंड से आप अपना बिजनेस आपको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके पास कैपिटल जो है वो, सॉरी, जो एसेट हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं उस कैपिटल से। तो कैपिटल जो होता है, जो शेयर कैपिटल की फॉर्म में कंपनी के पास आता है, वो इतना नहीं होता कि कंपनी की सारे जो है ऑपरेशंस वो ऑपरेट हो सकें उससे। तो कंपनी को जरूरत पड़ती है बारोइंग की, उधार लेने की जरूरत पड़ती है। ये दूसरा सोर्स है। इक्वेशन आपने देखी ना, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट बढ़ जाएंगे दूसरी साइड पे। इसी तरह ये नाकाफी होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको बारोइंग करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है। जब आप उधार लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर आपका एसेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो फिर वो आपके पास कैश बढ़ता है, बैंक बढ़ता है, आपके करंट एसेट बढ़ते हैं, तो फिर आपके बिजनेस ऑपरेशन जो है रन होते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक इसका एक असूल था। तो अभी आज हमने देखना है कि कंपनी जो है वो बारोइंग किस लॉ के तहत करती है, किस प्रोविजन के तहत बारोइंग करती है। बारोइंग जब करती है तो कितनी किस्म की बारोइंग कंपनी करती है, और बारोइंग के अगेंस्ट जो है कंपनी को, जो लेंडर होते हैं उधार देने वाले, उनको क्या क्या सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ये आज के हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये तीन चीजें हम कवर करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ जी। आज हम ये देखेंगे कि कंपनी ने जो उधार लेना है, जो बारोइंग करनी है, उसकी प्रोविजन क्या है, उसकी लॉ के अंदर कहाँ पे प्रोविजन होती है, एक ये चीज आज हम देखेंगे, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि बारोइंग जो कंपनी करती है वो कितनी किस्म की बारोइंग कंपनी करती है अपनी जो है फंड को बढ़ाने के लिए। और तीसरी चीज हम देखेंगे कि उस बारोइंग के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी कंपनी को देनी पड़ती है, कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ती है। वो सिक्योरिटीज कंपनी कौन कौन सी ऑफर करती है, ये तीन चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी। जैसे मैंने आपको कहा कि बारोइंग जो है वो कंपनी की इस तरह होती है। तो बारोइंग कंपनी की जो होती है वो आपके मेमोरेंडम के अंदर इन बिल्ट होती है कि कंपनी जो है वो बारो कर सकती है, किस तरीके से बारो कर सकती है। लेकिन उसकी जो फर्दर डिटेल होती है, वो उसकी फर्दर जो उसकी मोडस होता है वो आपका आर्टिकल के अंदर होता है। लेकिन ओवरऑल जो प्रोविजन होती है वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज डीम्ड टू कंटेन द पावर्स to borrow money as loan, advance, or credit from scheduled banks or financial institution. It also includes the powers to issue certificates not based on interest for raising resources. तो रिसोर्सेज रेज करने के लिए आप लोन भी ले सकते हैं, एडवांसेस भी ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से भी ले सकते हैं, सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन जो है ये आपके मेमोरेंडम के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन बारोइंग क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन बारोइंग क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर दो एक फर्क है। फर्क क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड जो है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो नहीं मिल जाता, उस वक्त तक वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। तो बारोइंग जो है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो आप जो है वो बारोइंग
जो है वो पार्स जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मीन्स आप उधार नहीं ले सकते। जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा तभी आप बारोइंग शुरू कर सकते हैं। अल्ट्रा वायरिस बारोइंग, अल्ट्रा वायरिस का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरिस का मतलब होता है कोई किसी रूल के अगेंस्ट, किसी कानून के अगेंस्ट, अल्ट्रा अल्ट्रा वायरिस कानून के अगेंस्ट। तो अल्ट्रा वायरिस बारोइंग क्या होता है? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा कि जर्नल प्रोविजन जो है आपका, जो सब्सटेंटिव लॉ है जो कंपनी का, वो है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर ओवरऑल उसकी प्रोविजन मौजूद होती है, लेकिन फर्दर उसका जो प्रोसीजर है, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो डिटेल है, वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफाइन होती है। आपकी अल्ट्रा वायरिस बारोइंग या कानून के खिलाफ बारोइंग वो है कि जब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक बात दी गई है कि डायरेक्टर्स जो हैं इस लिमिट तक तो है अपने रेजोल्यूशन के थ्रू बारो कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर उन्होंने इंक्रीज करना होगा तो फिर शेयर होल्डर जो है, मेंबर ऑफ द कंपनी जो है, वो मीटिंग के अंदर अगर वो अलाउ करेंगे तो तब उसकी जो है वो आगे उसको लोन ले सकेंगे डायरेक्टर, अदरवाइज नहीं ले सकेंगे। तो जब डायरेक्टर्स उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, जो पार्स उनको दी गई है, मसलन जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो है पावर में ये रखा गया है कि ये 1 बिलियन तक का लोन ले सकते हैं। अगर उन्होंने 1.5 बिलियन का लोन लेना है तो दे हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स। तो अगर वो 1.5 मिलियन का लोन ले लेते हैं और मेंबर से अप्रूवल नहीं लेते तो ये खिलाफ कानून जो है वो बारोइंग है, अल्ट्रा वायरिस बारोइंग है, राइट। अच्छा, ये तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जर्नल प्रोविजन आ गई कि उधार लेने की, बारोइंग की। अभी हम दूसरे स्टेप पे आ रहे हैं कि फॉर्म्स ऑफ बारोइंग क्या होती है, कि आप कितनी किस्म की एक कंपनी जो है वो उधार ले सकती है, राइट। इसमें पहली जो चीज है वो है डिबेंचर। डिबेंचर के मुतालिक आप पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ा होगा। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर जो है वो डिफाइन है कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 के अंदर। क्या चीज डिबेंचर होता है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट टीएफसीज or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a mortgage or charge on the asset of the company or not। तो ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो डिबेंचर स्टॉक है, उनको बॉन्ड्स का नाम दिया गया है, उनको टीएफसी का नाम दिया गया है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली उधार का इंस्ट्रूमेंट है कि आप कंपनी को ये डेट दें और उसके अगेंस्ट कंपनी आपको ये अमाउंट जो है, ये प्रिंसिपल है, ये आपको रिटर्न करेगी, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट देगी, मंथली देगी, मेच्योरिटी भी देगी, जो भी उसका मैकेनिज्म है। वो जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो चाहे सिक्योर है या अनसिक्योर है, ठीक है, उसके पीछे कोई मॉर्गेज या चार्ज है या नहीं है, तो ये आपका डिबेंचर कहलाएगा। तो कंपनी को कैपिटल के अलावा जब फंड्स की जरूरत पड़ती है तो जो एक तरीका वो अडॉप्ट करती है वो डिबेंचर इशुएंस का है। डिबेंचर इशुएंस बारोइंग का एक तरीका है, राइट जी। It means that the company may name its securities anything, they shall effectively be a debenture if they are debt obtained by the company। तो उसको जो भी नाम दिया जाए, उसको जो भी नाम दिया जाए, वो बहरहाल डिबेंचर की डेफिनेशन के अंदर फाल करे, ठीक है जी। हाँ, अच्छा जी। कंपनी जो है डिबेंचर जो है वो पब्लिक को भी इशू कर सकती है और प्राइवेटली अरेंज भी कर सकती है। मतलब पब्लिक को तो पूरी जिस तरीके से शेयर कैपिटल इशू हुआ इसी तरीके से उसने पब्लिक को ऑफर करने हैं डिबेंचर। लेकिन अगर प्राइवेटली अरेंजमेंट है तो चंद एक कंपनीज के साथ कोई प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू भी अपने जो डिबेंचर हैं वो सेल किए जा सकते हैं। The debentures often carry certain fixed interest. However, the companies are also allowed to issue debentures which do not carry interest. Rather, such debentures are allowed to participate in the profit of the company. तो डिबेंचर जो है वो नॉर्मली जो है वो आपकी एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, उसका फिक्स इसकी मेच्योरिटी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि आपके जो डिबेंचर हैं वो इंटरेस्ट से हट के आपके प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन वाले भी हो सकते हैं।
होल्डर ऑफ द डिबेंचर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट इन जनरल। एक्चुअली वोट की पहले हमने बात कर ली कि वोट जो कास्ट करना है ना, वो सिर्फ जनरल मीटिंग के अंदर वो सिर्फ शेयर होल्डर जो है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उनका राइट है, डिबेंचर होल्डर का राइट नहीं। हाँ, कोई क्रेडिटर्स की कोई मीटिंग है, कोई क्रेडिटर्स की उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई है, तो उसमें वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि डिबेंचर जो है ना, वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब क्या है और अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है? सिक्योर्ड का मतलब ये है कि वो जो आपको डिबेंचर इशू कर किए जा रहे हैं ना, उनके बैक एंड पे उसके साथ कोई एसेट लिंक किए गए हैं। ठीक है, कोई कंपनी के स्पेसिफिक एसेट जो हैं वो उनकी वो क्या कहते हैं, उनको उसके साथ अटैच कर दिया गया है, ईयर मार्क कर दिया गया है, उनकी अटैचमेंट हो गई है उन डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कि इन केस ऑफ कंपनी जो है वो अपनी ओब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती, ये डिबेंचर होल्डर जो है उनको पैसे वापस नहीं करती, तो ये वाले एसेट जो है ये सेल आउट करके तो डिबेंचर होल्डर जो है उनको वो अमाउंट जो है वो रिटर्न की जाएगी। ये तो हो गया सिक्योर्ड। और अगर डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, डिबेंचर जो है, वो विदाउट एनी अंडरलाइंग एसेट जो है सिक्योरिटी के तौर पे जो दिए गए हैं, वो उसके बगैर इशू किए जाते हैं, तो वो अनसिक्योर्ड होते हैं। जिस तरह आपने ये सुना होगा कि ये बैंकों का ये लोन जो है ये सिक्योर्ड है और ये अनसिक्योर्ड है। मसलन क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, जो कंज्यूमर लोन कहलाते हैं, तो क्रेडिट कार्ड जो है उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है ना, आपने जब भी कभी बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो आपकी सैलरी देखते हैं और आपकी जॉब को कंफर्म करते हैं और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं। ये बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन है। और जब इसके बैक एंड पे जो बैंक है वो कोई सिक्योरिटी आपसे लेता है, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। मतलब आपको घर का लोन देता है तो आपके घर को मॉर्गेज करता है, तो ये आपका अनसिक्योर्ड लोन सॉरी सिक्योर्ड लोन कहलाता है। अच्छा जी, सिक्योर्ड आपको मैंने बता दिया कि जब कंपनी के जो है वो एसेट बैक एंड पे अंडरलाइंग होते हैं, तो ये आपका सिक्योर्ड डिबेंचर कहलाते हैं। और अनसिक्योर्ड जो है, अगर उसके बैक एंड पे कोई डिबेंचर नहीं होते। अच्छा जी, इसमें एक और पॉइंट जो है वो ये है कि नॉर्मली सच एग्रीमेंट्स डू नॉट रिक्वायर द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ बोरोइंग एग्रीमेंट। जब आप कंपनी के डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, तो आपको वो जो बैक एंड पे एसेट है उनकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही ना, उनकी पोजीशन आपको ट्रांसफर हो रही है। आपको उनकी ओनरशिप और पोजीशन उसी सूरत में ट्रांसफर होगी जब कंपनी अपना ओब्लिगेशन जो है वो फुलफिल नहीं करती, आपको अमाउंट जो है वो वापस नहीं करती डिबेंचर की एज पर एग्रीमेंट, तो फिर आपका जो है वो राइट क्रिएट हो जाएगा उन एसेट के ऊपर। अच्छा, ये तो एक तरीका था बारोइंग का, डिबेंचर। अभी जो बारोइंग का दूसरा तरीका है वो है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से यानी बैंक से बारो करना। ये दूसरा तरीका है। Credit institution include the commercial bank, investment banks, non-banking finance companies, mudarbas, and all other business organizations providing facilities for loan against the interest or sometime against participation in profit of the company as per agreed terms. These loans too usually are secured against the asset of the company. ठीक है जी, तो ये जो है, जब आप क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, मुदारबा है, ये सारे इनसे आप जब लोन लेते हैं, तो ये आपका एक दूसरा लोन लेने का, बारोइंग का एक दूसरा तरीका है। और इस सूरत में आपका जो लोन होता है जो आप लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है। यहाँ से आपको बगैर सिक्योरिटी के लोन नहीं दिया जाएगा। राइट, उसके बाद जनाब तीसरा तरीका है बारोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहला क्या था? डिबेंचर। दूसरा, आप जब क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेते हैं। और तीसरा जो है वो आपका अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग लोन में इंक्लूड द स्पॉन्सर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। अगर आपके कोई मेजर शेयर होल्डर है, आपकी कोई स्पॉन्सर कंपनी है, तो अगर आप वो आपको हेल्प आउट कर देती है, आपको फीड कर देती है, आपका कैपिटल आपके जो है आपको फाइनेंस जो है इंजेक्ट कर देती है, तो ये एक तीसरा तरीका है। तो यहाँ हमारे यहाँ जिस तरह आप अगर फौजी फाउंडेशन की एग्जांपल दें, तो फौजी फाउंडेशन की आगे बहुत सारी कंपनी है, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है, माड़ी गैस है, और भी इनमें काफ़ी सारी हैं। तो बेसिकली इनका जो स्पॉन्सर है वो फौजी फाउंडेशन है। तो फौजी फाउंडेशन जब समझती है कि किसी भी कंपनी में फाइनेंस की कमी है और वो कहते हैं कि हमने डिबेंचर इशू करने हैं, हमने और शेयर कैपिटल इशू करना है, तो उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, दैट इज द फौजी फाउंडेशन,
तो वो कहती है कि नहीं, आप ना शेयर कैपिटल इशू करें, ना आप डिबेंचर इशू करें, ना आप बैंक से लोन लें, हम आपको इतने जो है वो स्पॉन्सर कर देते हैं। तो जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो वो बेसिकली ये तीसरा तरीका है आपकी बारोइंग का। अच्छा, अच्छा, यहाँ तक हम अपने दो जो है वो चीजें हम कवर कर चुके हैं कि पहले आपकी बारोइंग, लीगल प्रोविजन ऑफ बारोइंग पढ़ लिया हमने। फिर बारोइंग की जो है टाइप्स हमने देख ली कि बारोइंग की टाइप्स क्या हैं, कि पहले आप क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर की डेफिनेशन बड़ी वसी है, उसके अंदर आपके बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक, आपके टीएफसीज, ये सारी चीजें आपकी डिबेंचर के अंदर कवर हो रही हैं। ये एक एक तरीका है बारो करने का। फिर दूसरा तरीका है बैंक से लोन लेने का, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का, और तीसरा तरीका है स्पॉन्सर या आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं वो जब आपको कोई लोन देते हैं, जब आपके पास फंड्स की कमी हो जाती है। ये तीसरा टाइप्स है बारोइंग की। अभी ये जो हमने दूसरी बारोइंग की टाइप पढ़ी थी कि जब आप क्रेडिट इंस्टीट्यूशन या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब आप लोन लेते हैं तो फिर आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो वो सिक्योरिटीज जो है वो कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। सिक्योरिटीज के अंदर दो तीन चीजें हैं, एक प्लेज है, मॉर्गेज है और चार्जेस हैं। अभी इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि प्लेज क्या होता है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात थोड़ी सी मैं शेयर कर दूं कि आपने ये याद रखना है कि एसेट जो हैं वो सिक्योरिटीज के हवाले से दो तरह के एसेट होते हैं, एक मूवेबल एसेट होते हैं और एक इमूवेबल एसेट होते हैं। आपके मूवेबल एसेट जो हैं आपकी लाइक गाड़ियां हैं, आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, आपने कोई इंश्योरेंस जो है वो पॉलिसी ली हुई है, फिर आपके पास कोई गुड्स हैं, आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, ये सारी वो चीजें हैं जो मूवेबल एसेट कहलाती हैं। और आपकी इमूवेबल एसेट क्या है, आपका घर है, आपका प्लाट है, आपका प्लाजा है, आपकी फैक्ट्री है, ये वो सारे एसेट हैं जो आपके इमूवेबल एसेट्स हैं। अच्छा जी, मूवेबल एसेट जो है उनको जब सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है तो उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। और जब आप सॉरी इमूवेबल को, और जब मूवेबल एसेट को आप एज ए सिक्योरिटी ऑफर करते हैं तो उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये आपने थोड़ा मेरे साथ रहना है। अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था आपके मूवेबल और इमूवेबल एसेट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि आपके मूवेबल एसेट कौन से हैं और इमूवेबल एसेट कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह इनकी जो सिक्योरिटीज रखवाने का मैकेनिज्म और टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी डिफरेंट है। अच्छा, ये जो प्लेज है, मैं अभी इसको पढ़ने से पहले आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा कि उन्होंने घर प्लेज करवाया हुआ, उनका घर प्लेज हुआ है। ये बात आपने सुनी है ना, सुनी है ना कि नहीं सुनी? सुनी है सर। सुनी है। कराते हैं लोग सर। बोरिंग हाँ, करते हैं। कराते हैं। घर जो है ना, बंद कर दे माइक। अच्छा, घर जो होता है वो प्लेज कभी भी नहीं होता, याद रखिए। ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। घर के लिए प्लेज का लफ्ज यूज नहीं होता। घर क्या है? घर क्या है? आपका इमूवेबल एसेट है। और जो प्लेज होता है वो हमेशा मूवेबल एसेट का होता है, इमूवेबल एसेट का नहीं होता। तो घर प्लेज नहीं होता, घर मॉर्गेज होता है। मैं आगे आपको बता दूं। अच्छा जी, प्लेज की डेफिनेशन जो कंट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी गई है, कंट्रैक्ट एक्ट भी अभी इसके बाद हमने कंट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ना है इंशाल्लाह। कंट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्लेज एज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। आप किसी डेट की रीपेमेंट या परफॉर्मेंस के लिए जब चीजें गुड्स पेश करते हैं, ठीक है, बेलमेंट उसकी डिलीवरी करते हैं, उनके हवाले करते हैं, तो ये आपका प्लेज कहलाता है जी। ठीक है, तो प्लेज इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेज किस चीज का नाम है? प्लेज होता है गुड्स का। गुड्स का जो है सिक्योरिटी रखवाने का जो नाम है वो आपका प्लेज कहलाता है। अच्छा, प्लेज के अंदर ये मैं इसको गो थ्रू नहीं करता, मैं इसे आपको बता देता हूँ जी। प्लेज के अंदर जो गुड्स हैं वो फिजिकली जो है वो लेंडर की पोजीशन में दी जाती हैं। गुड्स फिजिकली लेंडर की पोजीशन में दी जाती हैं, और जूं जूं आप उसका लोन क्लियर करते जाते हैं आपकी गुड्स जो हैं वो रिलीज होती जाती हैं। और प्लेज आपका जो जो है प्लेज का जो आपकी अरेंजमेंट है ये एक कंट्रैक्ट के थ्रू होती है, इसका एक एग्रीमेंट होता है प्लेज का। ठीक है, और फिर जो है इसका जो चार्ज है वो आपने एससीसीपी के पास भी रजिस्टर करवाना होता है। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे प्लेज की दी गई है
उनके एक एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड है जिसको रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए लोन की ज़रूरत है। तो वो किसी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है, तो वो उसको लोन दे देते हैं अगेंस्ट द प्लेज ऑफ वही रॉ मटेरियल जो वो परचेज कर रहे हैं। तो वो रॉ मटेरियल बैंक उसको लोन दे देता है। वो रॉ मटेरियल जब परचेज होके उस फैक्ट्री के प्रेमिसेस में आता है, गोदाम के अंदर आता है, तो वहां पे बैंक जो है अब एक थर्ड पार्टी के थ्रू उसकी पोजीशन ले लेता है और वो उस फैक्ट्री को उस वक्त रिलीज करता है जब वो लोन बैंक का वापस करना शुरू कर देता है। जो जो वो लोन वापस करता जाता है तो वो गुड्स जो होती हैं वो उसको रिलीज होती जाती हैं। तो प्लेज किसका हुआ? प्लेज बेसिकली हुआ मूवेबल गुड्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी का। और प्लेज के केस में पोजेशन जो होती है वो लेंडर, उधार देने वाले या बैंक के पास होती है। और जो जो वो कंपनी जो है, वो फैक्ट्री जो है वो लोन वापस करती है, तो उसको जो वो प्लेज गुड्स हैं वो उसको रिलीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली प्लेज का कंसेप्ट। उसके बाद होता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज याद रखिएगा, मॉर्टगेज हमेशा जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। घर का हमेशा प्लेज होगा, फैक्ट्री का, बिल्डिंग का, प्लाजा का, ये आपका मॉर्टगेज होगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह प्लेज के अंदर पोजेशन जो थी वो लेंडर के पास थी, तो मॉर्टगेज के अंदर जो है पोजेशन लेंडर के पास नहीं होती, उसकी पोजेशन बारोअर के पास होती है। मसलन एक घर आपने मॉर्टगेज करवाया, उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया, तो कभी बैंक आपसे वो घर नहीं लेता। वो उस घर को आप यूटिलाइज करते हैं, उसमें रहते हैं, उसको किराए पे देते हैं, लेकिन वो बैंक के पास मॉर्टगेज होता है। बैंक उस वक्त तक उस घर के साथ नहीं छेड़ता जब तक आप बैंक को, लेंडर को उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। बैंक उस वक्त उसको टेक ओवर करने की, उसकी पोजीशन लेने की कोशिश करता है जब आप डिफॉल्ट कर जाते हैं, जब आप बैंक को वापस करना, लोन वापस करना छोड़ देते हैं। राइट। इसी तरह ये घर के केस में, प्लाजा के केस में, फैक्ट्री प्रेमिसेस के केस में ये इसी तरह सारा होता है। तो क्या पता चला, मॉर्टगेज जो है, मॉर्टगेज हमेशा इमूवेबल एसेट का होता है। और दूसरा, इसके अंदर पोजेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। पोजेशन बारोअर के पास रहती है, वो उसके बेनिफिट्स अपने अवेल करता रहता है और उस वक्त तक जो है जब तक वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करता रहता है। अगर वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता, मींस बैंक को लोन वापस नहीं करता, तो उस वक्त जो है वो लेंडर का राइट जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू होता है। राइट। ये बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो न्यू फैक्ट्री जो है उसके ऊपर बैंक जो है अपना मॉर्टगेज क्रिएट कर लेता है और फिर आपको लोन दे देता है। आप वो फैक्ट्री को बनाते रहते हैं और वो फैक्ट्री बेसिकली उसका टाइटल जो है वो बैंक के पास होता है। और अगर आप लोन वापस करते रहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करते तो फिर वो बैंक कोशिश करता है कि उसका टाइटल अपने नाम पे ट्रांसफर हो जाए, उसकी पोजीशन ले ले और उसको सेल आउट करे। ये बेसिकली आपका मॉर्गेज। अच्छा जी, उसके बाद चार्ज है। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज हमने प्लेज पढ़ी, दूसरी चीज हमने मॉर्गेज पढ़ी और तीसरी जो चीज है वो चार्ज है। अभी चार्ज जो है ये एक नया कंसेप्ट है। ये क्या चीज है? A charge is a security for the payment of a debt or the other obligation that does not pass title of the property or any right to its possession to the person to whom the charge is given. ठीक है जी। तो चार्ज के केस में ना तो आपका एसेट जो है, ना उसका टाइटल जो है वो पास ऑन होता है, ना उसकी पोजीशन पास ऑन होती है। ठीक है। अगर आप प्लेज के केस में देखें तो प्लेज के केस में क्या हुआ, पोजेशन जो है वो लेंडर के पास चली गई। मॉर्टगेज के केस में उसका टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो लेंडर के पास चला गया। लेकिन चार्ज के केस में ना टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी जा रहा है, ना पोजेशन जा रही है। दोनों चीजों में से कोई चीज नहीं जा रही, लेकिन आपका एक चार्ज क्रिएट होगा। वो चार्ज क्या होता है जी? एविडेंट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन द टर्म चार्ज शैल बी यूज्ड when there is mere contract of transferring the title and possession of the asset in the event of company's failure to abide by the terms. अगर जो है वो कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती, लोन वापस नहीं करती, ठीक है ना, तो उस सूरत में जो है आपका टाइटल और फिजिकल पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होगी। ठीक है।
ये बेसिकली चार्ज में और इसमें फर्क है। सर एक क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इसको